नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से फिर करेंगे सीधा संवाद। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण की दूसरी कड़ी में बच्चों को देंगे सफलता का मंत्र। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज होगी मुलाकात। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने स्वस्थ चर्चा के लिए की सहयोग की अपील। जापान के आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को जबरदस्त जनादेश। पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाने पर जोर। और भारत के अर्जुन बबूता और एलावेनिल वेलारीवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स्ड टीम इवेंट में नए विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद करेंगे और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे विभिन्न मंचों से प्रसारित किया जाएगा। और कुछ ही दिनों में होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना होगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस भाग में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में देवमोगरा और असम में गुवाहाटी से परीक्षा योद्धाओं से संवाद होगा। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के दूसरे भाग का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का प्रसारण वेव्स ओटीटी और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा। परीक्षा पे चर्चा के इस सत्र में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं के तरीके, आत्मविश्वास पैदा करने, सकारात्मक बने रहने और मानसिक तनाव और दबाव जैसी आम चुनौतियों से निपटने के बारे में उपयोगी सलाह को साझा करेंगे। कार्यक्रम का पहला भाग 6 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और प्रतिभागियों के साथ परस्पर संवाद किया था। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी भारत यात्रा पर हैं। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय शिखर वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों ही देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राजकीय यात्रा के आज के कार्यक्रम की शुरुआत राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी, जिसके बाद वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। कल रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था और आज शाम वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही ये वार्ता हिंद महासागर में सागर विजन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वहीं भारत सेशल्स के बीच व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच करीब आपको बता दें कि 34 करोड़ 70 लाख डॉलर का व्यापार है। और सेशल्स से आयात होने वाली अगर वस्तुओं की बात की जाए तो भारत जिन वस्तुओं को सेशल्स से आयात करता है उनमें आपको बता दें कि चावल, विधिवत खाद्य उत्पाद हैं, सीमेंट है, लिनन है, कपास है, वाहन है और इससे संबंधित उपकरण हैं। साथ ही साथ दवाइयां और दंत उपयोग के लिए उपकरण भी आयात किए जाते हैं। भारत ने सेशल्स को 3.5 टन जरूरी दवाइयां भेजी हैं और भारत से सेशल्स को 200 टन नॉन बासमती चावल भेजे। इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल टेलीकॉम समूह ने भी वहां निवेश किया है। वहीं एयरटेल मोबाइल टेलीफोन सेवा स्थापित की गई है
और साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने में भी निवेश किया गया है। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे और शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे। पिछले सप्ताह को देखें तो लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से काफी हद तक कामकाज प्रभावित हुआ था, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा विस्तार से संपन्न हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बस्तर पंडुम महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब बस्तर संभाग में सुरक्षा हालात को लेकर बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। पिछले करीब 1.5 महीने में यह अमित शाह का दूसरा बस्तर का दौरा है, जिससे इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ झलकती है। केंद्र मंत्री के दौरे को देखते हुए जगदलपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाली सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के राज्य में छत्तीसगढ़ में माओवाद को आश्रय दिया गया, लेकिन भाजपा राज्य में अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील भी की। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया। भारत और ग्रीस अपनी रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाउस जॉर्जियोस एस डेंडियास से मानेकशॉ सेंटर में मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि बैठक में दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है कि जब भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार पर व्यापक समझौता हुआ है। और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास से रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की थी। डेंडियास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर भारत दौरे पर हैं। भारत और कनाडा ने सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर सहमति जताई है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कनाडा दौरे के दौरान लिया गया। ये मुलाकात 6 और 7 फरवरी को ओटावा में हुई। अजीत डोभाल ने कनाडा की प्रधानमंत्री की उप सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नेताली ड्रॉइन से बात की और दोनों पक्षों ने अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने एक साझा कार्य योजना बनाई जो उनकी प्राथमिकताओं पर व्यवहारिक मदद देगी और इससे ड्रग्स की अवैध तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी और साथ ही साइबर सुरक्षा पर भी
साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। और इसके अलावा अजीत डोभाल ने 6 फरवरी को कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद संगारे से भी मुलाकात की। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और इसके बाद औपचारिक कार्य होंगे। 11 फरवरी को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। यूपी सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। और इसमें सरकार किसानों और महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी योजनाएं सदन में पेश कर सकती है। तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है। योगी सरकार की छवि कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर रही है और इस क्षेत्र में भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है। और इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए का था। बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 12 फरवरी को भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। 13 फरवरी को चर्चा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर अपना जवाब पेश करेंगे और 16 से 20 फरवरी तक सदन में विभागीय बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन का अनुरोध किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा के लिए सहयोग मांगा। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। MSME सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया नेशनल SC/ST हब, जो SC/ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय, व्यावसायिक और तकनीकी सहायता देकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। आज के इस डिजिटल युग में जहां तकनीक विकास के साथ साथ खतरों की रफ्तार भी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के केंद्र में स्थापित किया है। चाहे बात सीमा निगरानी की हो, साइबर सुरक्षा की, सार्वजनिक सुरक्षा की या ड्रोन आधारित खतरों से निपटने की, एआई अब भारत के रक्षा और सुरक्षा ढांचे का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज दुनिया एआई की रफ्तार से बदल रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन एआई अपना रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन एआई को दिशा दे रहा है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भारत के सिर्फ एक नई तकनीक नहीं रही, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की रीढ़ बन चुकी है। आने वाले समय की लड़ाइयां बंदूकों और बॉर्डर पोस्ट तक सीमित नहीं होगी। असली मुकाबला होगा डेटा, एल्गोरिदम्स और इंटेलिजेंस सिस्टम में, और भारत इसके लिए पहले से तैयार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के एडवांस्ड एआई सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। वहीं G20 और IBSA जैसे वैश्विक मंचों से पीएम मोदी ने साफ चेताया है कि एआई का दुरुपयोग पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी सोच के साथ भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल सेफगार्ड्स, जिम्मेदार उपयोग और एथिकल एआई की मजबूत वकालत कर रहा है, ताकि तकनीक ताकत बने, खतरा नहीं। एक युवा के तौर पर हम अपने देश के लिए कौन सा नया इनोवेशन करते हैं, ये जज्बा भी देशभक्ति को मजबूत करता है, देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है। एआई और डिफेंस इनोवेशन अब हमारी फोर्सेस को आधुनिक बना रही है। यानी आप युवा साथियों के लिए संभावनाओं का बहुत विस्तार हो रहा है। देश आज एआई सक्षम सुरक्षा प्रणालियों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया एआई सिस्टम के विकास और तैनाती के साथ भारत में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को एआई में आत्मनिर्भर बनाना और सुरक्षा तथा डेटा सेंसिटिव सिस्टम में मेड इन इंडिया समाधान तैयार करना है। हाल ही में विजयवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर एआई पावर्ड रेल रोबोकॉप तैनात किया गया, जिसने एआई औद्योगिक निगरानी, फेस रिकॉग्निशन और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम की मदद से 2 अपराधियों को पकड़ने में मदद की। भारत में एआई आधारित साइबर ट्रेसिंग टूल्स विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि IIIT इलाहाबाद द्वारा तैयार एजेंटिक एआई सिस्टम, जो धमकी भरे कॉल, फर्जी संदेशों और डिजिटल आतंकवाद के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। भारतीय सेना ने सीमाओं पर एआई आधारित निगरानी प्रणालियां तैनात की हैं, जो लाइव डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम निगरानी के जरिए घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करती है। एआई सक्षम स्वचालित एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर ने भारत की एयर डिफेंस क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सीमा पर नजर रखने और ड्रोन और लाइट एयर थ्रेट्स को पहचानने और जवाब देने में मदद की। आकाश तीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी अहम भूमिका निभाई है। एआई ड्रोन डिटेक्शन और एंटी ड्रोन सिस्टम, इंद्रजाल जैसे सिस्टम आज के एआई युग में काफी अहमियत रखते हैं। ये तकनीक एआई आधारित थ्रेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और डिजिटल कमांड इंटेलिजेंस के जरिए ड्रोन और स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करती है। एकम एआई, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है और सिक्योर एआई प्लेटफॉर्म है, सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखते हुए एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इसी कड़ी में इंडिजिनस ड्रोन एनालिसिस सिस्टम पकड़े गए ड्रोन्स का एनालिसिस करके फ्यूचर थ्रेट्स के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित करता है।
प्रोजेक्ट संभव के तहत सैटेलाइट आधारित पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम रिमोट और डिजास्टर अफेक्टेड इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करता है, जबकि अनमैन्ड फायर फाइटिंग रोबोट खतरनाक आग वाली जगहों पर इंसानों की जगह जाकर आग बुझाने में मदद करता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां तकनीक विकास के साथ साथ खतरों की रफ्तार भी बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के केंद्र में स्थापित किया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड डील से सूरत के टेक्सटाइल व्यापारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जो सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा बूस्टर साबित होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। देखिए, सूरत कपड़ा बाजार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे यूएस के साथ जो डील हुई, इसी के साथ ये सूरत के कपड़ा व्यापारियों में भी खुशी आ गई है। अभी इतने दिन हमारे 50% टैरिफ था, उसकी वजह से हमारा व्यापार थोड़ा कमजोर हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, क्योंकि हमारा माल महंगा हो गया था वो निस्बत चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी, पाकिस्तान, इन सब के सामने। अभी क्या हो रहा है कि सबसे कम टैरिफ जो है वो इंडिया की है। तो आने वाले समय में हमें लग रहा है कि ये देश है, इनको हम डिफीट कर देंगे, क्योंकि इनकी ज्यादा रहेगी, टैरिफ हमारी कम रहेगी, तो हमारा कपड़ा ज्यादा जाएगा। और उसकी तैयारी सूरत कपड़ा बाजार के व्यापारियों ने चालू कर दी है। एसआईआर से जुड़े एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ के सामने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। संभावना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 फरवरी की तरह एक बार फिर इस मुद्दे पर अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगी। ममता ने आरोप लगाया है कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी की उच्चतम न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति को संवैधानिक रूप से अनुचित और कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताते हुए शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका का विषय कोई व्यक्तिगत या निजी विवाद नहीं है, बल्कि ये राज्य प्रशासन और भारत के संविधान तथा लागू चुनावों के अनुसार मतदाता सूचियों का एसआईआर कराने में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शक्तियों के संवैधानिक प्रयोग से संबंधित है। आवेदन में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री व्यक्तिगत हैसियत से उपस्थित होने का दावा नहीं कर सकती और इस न्यायालय के समक्ष कोई भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत नियुक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से ही होना चाहिए। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर की सर्विस लेन के पास खड़ी कार में 3 लोगों के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी के रूप में हुई है, जिनमें से एक व्यक्ति कार का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 3:50 पर पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने तीनों को मृत पाया। पुलिस ने बताया है कि शवों पर किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है और मामले की जांच की जा रही है। करीब 4 बजे एक कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है जिसमें 3 लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट वगैरह किया तो एक फीमेल और 2 मेल की बॉडीज मिली थी। तो बाकी फर्दर भी इन्वेस्टिगेटिंग। जापान में आम चुनाव में सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है और इस मजबूत जनादेश के बाद जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने की योजना आगे बढ़ा सकता है। हालांकि इससे बीजिंग की नाराजगी और बढ़ने की संभावना है। चीन पहले ही ताकाइची पर जापान के सैन्यवादी अतीत को फिर से जिंदा करने का आरोप लगाता रहा है। कुल मिलाकर ये चुनावी जीत जापान की घरेलू और विदेशी नीति में दोनों में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। जापान में संसदीय चुनाव में सनाए ताकाइची को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए ताकाइची को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर सनाए ताकाइची को हार्दिक बधाई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल
नेतृत्व में हम भारत जापान मित्रता को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत के अर्जुन बबूता और एलावेनिल वेलारिवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। खास बात यह है कि अर्जुन और एलावेनिल ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ ये स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 505 का स्कोर बनाया। कोरिया की जोड़ी 501 अंक के साथ दूसरे और जापान की जोड़ी 437.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।